नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर 2024 को काठमांडू में स्थित पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दिया था। उसी दिन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया और नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वारा उनके जलते हुए रेसिडेंट से काठमांडू स्थित एक सुरक्षित आर्मी लोकेशन पर ले जाया गया। बाद में मार्च 2026 में काठमांडू में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। In Nepal, where Prime Minister KP Sharma Oli has resigned after anti-government protests turned violent. करीब एक साल पहले 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों ने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रेसिडेंस को भी लूटा, वहां से सारा सामान उठा ले गए और उसे भी आग लगा दिया। इस सब के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन दिया और अपने देश को छोड़कर एक मिलिट्री प्लेन से इंडिया भाग गई। Stunning developments out of Bangladesh today. The military says Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and fled the country. उसी के साथ साथ हसीना के पिता और बांग्लादेश के फाउंडिंग प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान का ढाका रेसिडेंस को भी साल 2025 में आग लगा दिया गया था। और इस घटना से 2 साल पहले 15 मार्च 2022 को श्रीलंका में भी सिमिलरली ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ, जब हजारों लोग सड़कों पे आ गए थे। जिस वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा और 9 मई 2022 को श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा ने देश में बढ़ रहे वायलेंस के बीच रिजाइन कर दिया था। ठीक 2 महीने बाद जुलाई 2022 तक प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि लोगों ने प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस पे ही कब्जा कर लिया था और इसी बीच श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा भी देश छोड़कर भाग गए। The president Gotabaya Rajapaksa has now fled the country. ये एपिसोड यहीं खत्म नहीं होते। आगे चलकर ऐसे ही प्रोटेस्ट मेडागास्कर, पेरू, मोरक्को, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फ्रांस, यूएस, टर्की, मंगोलिया, इंडिया और दुनिया के और भी देशों में फैल गया। कई देशों में सरकारें गिर गई, उनको रिफॉर्म करना पड़ा और ज़्यादातर केसों में सरकारों को इन प्रोटेस्टर्स की बात सुननी पड़ी थी। अभी तक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया भर में बढ़ रहे जेन जी प्रोटेस्ट के बारे में। आज से कुछ साल पहले लगभग 2024 तक ग्लोबल मीडिया में एक नैरेटिव बन चुका था कि जेन जी बहुत ही आलसी, इनएक्टिव और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना रखने वाली जनरेशन है। लेकिन साल 2024 आते आते पूरी दुनिया इसका एकदम अपोजिट पिक्चर देखने वाली थी। हजारों यूथ जिनकी उम्र 18 से 30 साल की है, वो अब सड़कों पर अपनी मांगों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकारों को चैलेंज कर रहे थे और अपने हक के लिए बिना किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप और यूनियंस के सरकारों को घुटने पर ला रहे थे। एक ऐसी जनरेशन जो साल 1997 से लेके 2012 के बीच पैदा हुए हो, उनको जेन जी कहा जाता है। इनसे पहले जो जनरेशन थी उसको मिलेनियल्स और इनके बाद जो आने वाली जनरेशन है उसका नाम है अल्फा जनरेशन। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में जेन जी सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जनरेशन है, जिसको बताया गया है कि एजुकेशन से उनको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, जिसकी वजह से उन्हें एक शानदार ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। लेकिन जब ये जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी होती है तो इनको ना ढंग के जॉब्स मिलते हैं और ना ही कोई दूसरे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। वहीं अगर जेन जी की तुलना इनके पेरेंट्स से करें तो इन्हें अपने पेरेंट्स की तुलना में कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल मोबिलिटी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये पहली जनरेशन है जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से दुनिया भर के ग्लोबल इश्यूज और फ्रस्ट्रेशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता है। और आज दुनिया भर के यूथ्स एक दूसरे के इश्यूज को और अच्छे से फील और इंटरनलाइज कर सकते हैं, जो ह्यूमन हिस्ट्री में आज से पहले कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। आज दुनिया भर की सरकारें या तो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही हैं या फिर लोगों के बेसिक इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे देशों में करप्शन, पॉवर्टी, एनवायरमेंटल इश्यूज, हाई क्राइम रेट्स और बेसिक सर्विसेज जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी और एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जैसे इश्यूज और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। Inequality is rising worldwide.
In OECD countries, the gap between the rich and poor is the highest in 30 years. The gap between rich and poor is also widening in China, India. कुल मिला के यहाँ पर सरकारें अपने काम को ढंग से करने में फेल हो रहे हैं। 18th सेंचुरी से पहले स्टेट को डिवाइन फॉर्म में देखा जाता था। राजा को भगवान के द्वारा चुना हुआ माना जाता था। जो राजा ने बोल दिया वही सही है, लोगों को आवाज़ उठाने का कोई राइट नहीं था। ज़्यादातर इश्यूज़ को या तो वायलेंस या फिर स्टेट के द्वारा पावर से सॉल्व किया जाता था। पूरी दुनिया में धीरे धीरे मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आइडियाज़ आने शुरू हुए, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और ब्रदरहुड जैसे एंगल शामिल थे, जिसकी वजह से 18th सेंचुरी के बाद दुनिया भर में धीरे धीरे मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होने लगे। इस नए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फाउंडेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर आधारित है, जिसको फिलोसोफर जॉन रॉल और रूसो ने डेवलप किया था। कुल मिला के कॉमन सिटीजन को अपने कुछ फ्रीडम स्टेट को सौंपने होंगे और स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना होगा। इसके बदले स्टेट सिटीजन के लाइफ की सिक्योरिटी करेगी और सिटीजन के लाइफ में प्रोस्पेरिटी बढ़ाएगी। यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब लिबर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। वहीं प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि लोगों को उनके द्वारा किए गए हार्ड वर्क के लिए उन्हें इनकम, फूड्स और प्रॉपर्टी को पाने का पूरा हक रहेगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को सिटीजन तोड़ते हैं तो उन्हें पेनल्टी दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। और अगर स्टेट सिटीजन के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो सिटीजन को राइट है कि वो स्टेट द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने से इनकार कर सकती है। और जब स्टेट लोगों के लाइफ को उनसे छीन ले तो सिटीजन स्टेट के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं और उस सरकार को हटा सकते हैं। ये थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिससे कॉमन सिटीजन और स्टेट के बीच एक एग्रीमेंट बनाया गया था, जिसके बेसिस पे आज दुनिया भर की सरकारें चल रही हैं। लेकिन आज के टाइम पे दुनिया भर की सरकारें बार बार इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को तोड़ते हुए नजर आए हैं। आम आदमी के लाइफ में पॉवर्टी, इनकम इनक्वालिटी, करप्शन जैसे इश्यूज बहुत कॉमन हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर देश के कुछ गिने चुने लोग लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम और खूब सारा वेल्थ जमा करके बैठे हैं, जिस वजह से एक ही देश के कुछ लोग ज़्यादातर इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर ज़्यादातर लोगों के पास अपने बेसिक राइट्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के हक के लिए रोज़ लड़ना पड़ता है। इन सारे इश्यूज़ को लेके जहां डेवलप्ड देशों के यूथ्स पॉलिटिक्स और एक्टिव लाइफ से दूरी बना रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में डेवलपिंग कंट्रीज में इसका एकदम उल्टा ट्रेंड देखा गया है। सिस्टम से परेशान होकर यहाँ के जेनजी अब सड़कों पे आके सरकारों को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 3 स्टेजेस में होती है। साल 2010 से ही जेनजी प्रोटेस्ट में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लग गए थे, जिसका पहला केस यूनाइटेड किंगडम में रिपोर्ट होता है, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट के टाइम पुलिस ने बहुत सारे माइनर्स को इलीगली डिटेन कर लिया गया था। इसके बाद साल 2017-18 में रशिया प्रोटेस्ट में भी जेनजी प्रोटेस्टर शामिल पाए गए थे। लेकिन फिर पहला जेनजी मूवमेंट साल 2018 में अमेरिका में शुरू होता है, जब मार्च फॉर आवर लाइफ्स स्टूडेंट ग्रुप अमेरिका में गन कंट्रोल के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करता है। इस ग्रुप का मेन गोल अमेरिका में गन वायलेंस को रोकने से रिलेटेड था, क्योंकि अमेरिका के स्कूलों में शूटिंग जैसे इंसिडेंट होते रहते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। इसके अलावा साल 2018 में यूरोप में फ्राइडे फॉर फ्यूचर प्रोटेस्ट शुरू होता है, जिसको स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग लीड कर रही थी। This is an emergency. इसका मेन गोल दुनिया भर में हो रहे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के लिए सरकारों पर नेसेसरी स्टेप लेने के लिए प्रेशर बनाना था। इसी बीच 2020-21 में थाईलैंड प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें भी जेनजी प्रोटेस्टर शामिल पाए गए थे। आगे जाके साल 2022 में श्रीलंका प्रोटेस्ट शुरू होता है। श्रीलंका में कोरोना के बाद से देश की इकोनॉमिक कंडीशन लगातार खराब हो रही थी। देश में करप्शन काफ़ी बढ़ चुका था और सरकारें लगातार इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में फेल हो रही थी। 1948 की आज़ादी के बाद पहली बार श्रीलंका अपने हिस्ट्री में कर्ज में डूबा हुआ था, जिस वजह से पेट्रोल, फर्टिलाइजर और फूड्स खरीद पाना एक श्रीलंकन फैमिली के लिए बहुत टफ हो रहा था। इसी बीच गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना शुरू किया, और वो भी बिना लोगों के परमिशन और कंसल्टेशन से, और जिस वजह से श्रीलंका का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया,
क्योंकि ये सारे डिसीजन बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के किए गए थे, जिस वजह से पब्लिक प्रोटेस्ट बढ़ा और हजारों जेनजी सड़कों पे आ गए। बाद में वायलेंस और प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि इस प्रोटेस्ट ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। हिस्ट्री में ये पहली बार था जब किसी जनजी प्रोटेस्ट में सरकार को सत्ता से हटा दिया गया हो। इसके अलावा 2024 में जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट योन सुक योल ने अपने देश में सत्ता को कब्जा करने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था, तब वहाँ के जेनजी भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे और गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बनाया कि वहाँ के प्रेसिडेंट को भी कुछ टाइम बाद रिजाइन देना पड़ा था। साल 2024 में बांग्लादेश में जो जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसको पूरी दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल जेनजी प्रोटेस्ट माना गया है, जिसे जुलाई रिवॉल्यूशन या मॉनसून रिवॉल्यूशन भी कहा गया। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट में रिफॉर्म की डिमांड को लेकर शुरू हुआ था, जो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके भी बच्चों को जॉब्स में 30% कोटा केवल इसी ग्रुप को दिए जाने के विरोध में शुरू हुआ था। और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट एक नेशन वाइड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में बदल गया। बाद में शेख हसीना की सरकार और मिलिट्री फोर्सेस ने इन लोगों पर काफ़ी वायलेंट तरीके से उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की, जिस वजह से लोगों में हसीना के पिछले 15 साल के सत्ता में रहने और देश में हो रहे इश्यूज़ को लेके और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। और फाइनली देश में बार बार हो रहे आक्रोश की वजह से 5 अगस्त को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इंडिया भाग गई। The military says Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and fled the country. 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने हसीना और उनके होम मिनिस्टर दोनों को 2024 प्रोटेस्ट के दौरान क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए डेथ सेंटेंस सुनाया। अगले ही साल 2025 में जेनजी प्रोटेस्ट का सबसे ड्रामेटिक सीन नेपाल से शुरू होता है। नेपाल के लोग भी लंबे टाइम से कई इश्यूज फेस कर रहे थे। Nepal, September 8, 2025. On the streets of Kathmandu, Gen Z protesters call for change. देश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ज़्यादा और जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा रेमिटेंस से आता है, जिसका मतलब है कि नेपाल के ज़्यादातर लोगों को बेबस होकर अपने देश को छोड़ के बाहर के देशों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. लेकिन वहीं दूसरी ओर देश का एक छोटा और इलीट पॉलिटिकल और बिजनेस ग्रुप सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा हुआ था और यही ग्रुप सालों से हो रहे करप्शन और बार बार होने वाले सत्ता परिवर्तन के पीछे भी जिम्मेदार है। सितंबर 2025 में सोशल मीडिया में लोगों ने नेपो किड्स जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना शुरू किया। यहाँ पर नेपो किड्स का मतलब इन्हीं अमीर नेताओं और बिजनेस क्लास के बच्चे हैं जो विदेशों में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी हर लग्जरी लाइफ को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं, जिस वजह से नेपाल का एक आम बेरोजगार युवा इन्हीं चीज़ों को देखकर नफरत की भावनाएं पाल लेता है। बाद में यही नेपो किड ट्रेंड एक सोशल मीडिया कैंपेन में चेंज हो जाता है। प्रोटेस्ट बढ़ने लगा और गवर्नमेंट ने प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया, जिसमें करीब 24 सोशल मीडिया ऐप्स को नेपाल में बैन कर दिया गया था। इस बैन की वजह से नेपाल के लोगों को दुनिया से और एक दूसरे से कट ऑफ कर दिया था, जिस वजह से देश भर में गुस्सा बढ़ा और 8 सितंबर को हजारों स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। Nepal is burning. और इसी बीच पुलिस के साथ डेडली वायलेंस में करीब 70 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अगले दिन तक पार्लियामेंट और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग लगा दिया गया और अब यहाँ पर प्रोटेस्ट अपने पीक पे पहुँच गया था, जिसको रोक पाना इम्पॉसिबल था। Young protesters in Kathmandu have set fire to the Parliament building, the Supreme Court, as well as the residence of the former Prime Minister. जिस वजह से इसी दिन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन दे दिया। Nepal is in turmoil. The Prime Minister has resigned. Kathmandu is burning at a day after 19 people were killed and 400 others were injured. बाद में धीरे धीरे ऐसे जनजी प्रोटेस्ट की लहर दुनिया के और देशों में भी फैल गया।
मेडागास्कर के जेनजी ने नेपाल से इंस्पायर होकर अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की शॉर्टेज को लेकर प्रोटेस्ट किया और अपने देश के करप्ट प्रेसिडेंट को उखाड़ कर देश से भगा दिया। In Madagascar, weeks of protests and growing army defections have caused President Andry Rajoelina to flee the country. ऐसे ही प्रोटेस्ट मोरक्को में भी हुए जब हजारों जेनजी सरकार के स्पोर्ट्स पे खर्चे को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मोरक्को 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, जिस वजह से हेल्थ और एजुकेशन पर बजट बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था और हजारों लोग सड़कों पर आए सरकारों को झुकने पर बेबस कर दिया। फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट पेरू, मैक्सिको, टर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी शुरू होता है। फ्रांस में भी ऐसा ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसके बाद से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर फ्रांसुआ बायरू ने भी रिजाइन कर दिया था। केनिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से सरकारों को अपने पुराने लिए गए फैसले वापस लेने पड़े, जिनसे जेनजी नाखुश थी। और इसी बीच साल 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का हिस्टोरिकल इलेक्शन भी आता है, जिसने न्यूयॉर्क में जेनजी के इश्यूज को उठाया। और न्यूयॉर्क, जहां कैपिटलिज्म एक मेन इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे सिटी में पहला सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक मेयर चुना गया। Democratic Socialist Zoran Mamdani, the Democratic candidate, will be elected the next mayor of New York. बाद में जुलाई 2026 में इंडिया में भी नीट पेपर लीक और 21 बच्चों के सुसाइड को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू होता है, जिसके बाद पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट बढ़ जाता है और फाइनली मोदी गवर्नमेंट को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन देना पड़ता है। India's education minister has resigned after youth-led protests by the Cockroach Janta party that drew thousands of protesters to central Delhi. क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एंटी चीटिंग एक्ट होने के बावजूद भी पेपर लीक जैसे इश्यूज रुक नहीं रहे थे। इन सारे जेनजी प्रोटेस्ट में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। पहला चीज़ जो कॉमन है वो है सोशल मीडिया कैंपेन से प्रोटेस्ट की शुरुआत, जिससे कुछ ही दिनों में लाखों लोगों को किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे के लिए उन्हें अवेयर कराया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई एक मेन लीडर जैसा इन्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पर हज़ारों लोग अपने अपने तरीक़ों से मेन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और धीरे धीरे प्रोटेस्ट शुरू होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर इनके प्रोटेस्ट करने के तरीके से है, जिसमें ये लोग मीम्स, ह्यूमर और जेनजी स्लैंग का यूज़ करके एक वाइडर ऑडियंस को बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर लेते हैं, जो इतने कम समय में एक न्यूज़पेपर या फिर बुक से पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सोशल मीडिया के बैन हो जाने के बाद भी ये लोग डिस्कॉर्ड जैसे ऐप का यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रुप कम्युनिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र ज़्यादातर टाइम इस ऐप पर नहीं जाती। और फाइनली एक सिंबल फ्लैग का यूज़ करते हैं, जो नेपाल, फिलीपींस, केनिया, मेडागास्कर और इंडोनेशिया में यूज़ किया गया था, जिसका नाम है स्ट्रॉ हेड पायरेट जॉली रॉजर का फ्लैग, जो एक जापानीज एनिमे फ्रेंचाइजी वन पीस के कैरेक्टर मंकी डी लफी पर बेस्ड है। यही मंकी डी लफी इस एनिमे सीरीज में वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर देता है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट लोगों के फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, करप्ट है और मासूम लोगों के साथ वायलेंस करती है, जिस वजह से जेनजी प्रोटेस्ट में ये एनिमे तानाशाही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक आइडियोलॉजिकल सिंबल बन जाता है। आज के टाइम पे जेनजी एक्टिविस्ट अपने हक और बदलाव के लिए एक बोल्ड डिमांड कर रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ से ये जनरेशन पब्लिक इश्यूज और डिसकंटेंट को बहुत तेज़ी से चैनलाइज कर सकती है। लेकिन इन प्रोटेस्ट के पीछे के इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय कई सरकारें आज भी इसी बहम में हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर सोशल मीडिया पर कंट्रोल करके और इन युवाओं के मुद्दों को नज़रअंदाज करके अपनी कुर्सी बचा लेंगे और सालों सालों तक अपने सत्ता की भूख को बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि नेपाल, मेडागास्कर, फ्रांस, बांग्लादेश के एक्सपीरियंसेस ने दिखाया है कि ये बहम पूरी तरीके से गलत है। सरकारों और नेताओं को जेनजी मूवमेंट के शुरू होने की वजह के बारे में सोचना चाहिए। देश के युवाओं के बेसिक इश्यूज जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट जैसे मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं देशों में युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है। पर सरकारों की लगातार विफलताओं के बावजूद आज ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं।